हेलो स्टूडेंट, हमारे इस यूट्यूब के चैनल पर आपका एक बार फिर से एक मोस्ट वेलकम है। ओके, वेलकम तो रोज़ करते हैं। आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं क्लास 12 का मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन एक्सरसाइज 7.11। बहुत दिनों बाद आज उपस्थिति हमारी दर्ज हुई है, तो आपको भी ये पढ़ने में अच्छा लगेगा। बहुत दिन हो चुका ना, डेली पढ़ पढ़ के थक गए थे, उब गए थे। उबना भी सही है अपनी जगह पे, एक काम रोज करवाओगे तो उबेंगे ना। तो आज का जो है ना टॉपिक देखो, टॉपिक देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल, यानी कि निश्चित समाकलन की गुण। निश्चित समाकलन की गुण अब शुरू हम करने जा रहे हैं। इसका मतलब क्या, अब हम लोग कुछ गुणों को पढ़ेंगे। जैसे ABCD पढ़ा था तो बहुत सारा अंग्रेजी बन गया, अब इनको गुण को पढ़ लेंगे तो बहुत सारे सवाल लगाएंगे आराम से। तो गुण तभी पढ़ा जाता है जब क्वेश्चन को आसान करना हो, क्वेश्चन को फटाक से लगाना हो, तभी गुण पढ़ा जाता है। तो अगर इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो आप जो एक्सरसाइज 7.11 के क्वेश्चन है ना, बड़े आराम से लग जाएंगे कि इसकी जगह पे हाँ यह भी रख सकते हैं, इसकी जगह पे हाँ यह भी रख सकते हैं। तो किसकी जगह पे क्या क्या रख सकते हैं वही प्रॉपर्टी बताएगी। मुश्किल देखो 7 प्रॉपर्टी है, किसी किसी प्रॉपर्टी में ब्रांच है, तो कुल लेके 9-10 प्रॉपर्टी होगी। बहुत आसान है, सब प्रोविजन कराएंगे हम, कोई दिक्कत ना है। तो अब आराम से वीडियो को देखो। यहाँ पे पहला वाली प्रॉपर्टी क्या कहती है, अगर डेफिनेट इंटीग्रल में कोई फंक्शन f(x) है, x की सापेक्ष समाकलन हो रहा है और x की जो वेरिएबल है a और b यही है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं a to b ft dt, x की जगह पे t भी ला सकते हैं। इसका मतलब क्या कि यह वेरिएबल चेंज करने, x को चेंज करने से फंक्शन जिस पर डिपेंड कर रहा है, एक्स पर डिपेंड कर रहा है ना, देखो फंक्शन जिस पर डिपेंड कर रहा है, जो वेरिएबल जो है एक्स जो भी है, अगर उसको बदल दोगे और ये बात तो यही रहेगी। देखो लिमिट वही है बट वेरिएबल चेंज हो गया। जो एक्स पे डिपेंड, एक्स देखो एक्स वेरिएबल था, उसके मान ए और बी थे, अब एक्स जगह में टी ला दिया, अब वेरिएबल टी हो गया, उसके मान भी ए और बी है। तो फंक्शन का मान चेंज नहीं होता है, चाहे ऐसी मान निकालो चाहे ऐसी। समझ में ना आया? चलो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कहा मैंने, मान लो यहीं पे x बराबर t मान लिया, तो हो जाएगा dx बराबर dt हो जाएगा। अब लिमिट भी रख सकते हो, जब x बराबर a है तो t बराबर भी क्या होगा, a ही होगा। और जब यहाँ पे a रहेगा, जब x बराबर b है तो t बराबर भी क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। आराम से यहाँ पे t और dx को dt कर लिया। कोई फर्क पड़ा क्या? कुछ तो नहीं पड़ा। तो यानी कि आप बड़े आराम से अपनी कॉपी में नोट कर लो कि वेरिएबल के चेंज होने से डेफिनेट इंटीग्रल का मान नहीं बदलता है। और ये सब जितने भी लाइन्स में बेटा बताते जा रहा हूँ ना, अपनी कॉपी में माइंड में सेट करते ना, क्योंकि इन्हीं सब के बेस्ड पे आगे वाले जो प्रॉपर्टी हैं इन्हीं सब पे बेस्ड हैं। मैं इन्हीं को मिलाऊंगा, कहें कहाँ हो गया, पहला वाला पढ़े हो ना, हो गया। तो इसको बढ़िया से देखना। तो समझ गया ना, ये वेरिएबल चेंज होता रहे कोई दिक्कत ना है, लेकिन ये ना चेंज हो, ये वही रहेगा। वेरिएबल चेंज कर लो वही वैल्यू आएगी। अभी क्वेश्चन जब करोगे ना तो और सारी क्लियरिटी आएगी आपके पास, ऐसी बात नहीं है, बस आप देखते रहो आराम से। दूसरा वाला क्या कहता है, दूसरे के सेकंड पार्ट है, 2 पार्ट हैं। तो एक पार्ट पहला वाला कहता है a to b f(x) dx बराबर माइनस b to f(x) dx। ये क्या बात हुई, मतलब कि लिमिट को चेंज कर दोगे ना तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। लिमिट को चेंज कर दोगे तो यहाँ पे क्या लग जाना है, माइनस लग जाना है। प्रूफ चाहिए? चलो इसको पकड़ो पहले। इसको पकड़ोगे तो मान लो आप बेटा f(x) का समाकलन f(x) आए, कैपिटल f(x) आए, इसका समाकलन तो कुछ आएगा ना, मान लिया ही आया। यहाँ पे क्या है, लिमिट a to b है। एक बार यहाँ पे एफ बी माइनस एफ ए करोगे ना, बड़ी इंपॉर्टेंट लिमिट है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी भी आगे यूज होगी अभी। इसको देखो जरा, ये हो गया ना अपर लिमिट, यहाँ अपर लिमिट से लोअर लिमिट घटता है, हमको पता है अपर लिमिट से लोअर लिमिट घट जाता है ना। अगर मैं कहता हूं माइनस बाहर लगा दो तो एफ ए आगे आ जाएगा, एफ बी यहाँ आ जाएगा। अब अपर लिमिट है बन गया, लोअर या बन गया, यानी कि इसको तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अपर या हो गया, लोअर या हो गया, और यह तो एफ एक्स डी एक्स ही है, जिससे आया था उसी फिर पा गए, तो ये माइनस लग गया यहाँ पे। देखो इसको सोचो, ये क्या वास्तव में है क्या, अपर से लोअर घट रहा है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अपर से लोअर घटेगा बट यहाँ से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। अब अपर लिमिट ए हो गया, बी ए हो गया, बट माइनस क्या करना पड़ा, कॉमन लेना पड़ा। तो ये प्रॉपर्टी बड़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो समझ में आ गया आपके ना, कोई दिक्कत है आपको? कोई दिक्कत ना, यानी कि यहाँ पे अगर माइनस लग जाएगा ना तो लिमिट चेंज हो जाएगी, बड़े आराम से हो जाएगी। लिमिट चेंज करो, माइनस लगाओ फटाक से। यहाँ भी आके माइनस कभी कभी अब आगे मिलेगा, ऐसे ऐसे लगा देंगे, ए टू बी है तो बी टू ए कर देंगे, एफ एक्स और यहाँ पे क्या लिख देंगे, माइनस डी एक्स कर देंगे।
कोई दिक्कत ना है, चाहे माइनस यहाँ रहे चाहे अंदर रहे तो बाहर आ लास्ट में आ ही जाना है। तो समझ गए ना। तो आगे देखते हैं सेकंड का बी क्या कहता है। तो उम्मीद करते हैं कि सब समझ में आपको आ रहा है। सारे प्रिपरेशन ऐसे आपको मिलते चलेंगे और आपको एक बढ़िया सा टॉपिक मिलता चलेगा और आप क्वेश्चन बड़े आराम से करोगे। तो उम्मीद करते हैं सबको आपको समझ में आ रहा है बेटा, ठीक है। इसको मिटाते हैं फिर आगे चलते हैं। तो स्टूडेंट देखो क्वेश्चन मतलब कि सेकंड में एक पार्ट छूट गया था, उसको देख लो आप। इसमें क्या है मतलब कि अगर आपका डेफिनेट इंटीग्रल है उसकी लिमिट अगर सेम है, यानी कि अगर अपर और लोअर लिमिट सेम हो जाती है तो दैट टाइम यह फंक्शन कुछ भी हो उसका मान 0 होता है। और है भी एक कुछ भी हो सॉल्व करोगे लास्ट में तुम्हारा कुछ ना कुछ मान लो एफ एक्स आएगा। लिमिट सेम है, जो अपर लिमिट है वही लोअर लिमिट है, तो क्या करोगे एफ ए से एफ ए को घटाओगे तो कितना आएगा, ऑटोमेटिक 0 आएगा। तो जब लिमिट सेम होती है ना डेफिनेट इंटीग्रल में, अपर लोअर लिमिट सेम होती है दैट टाइम उसका मान 0 होता है। सेकेंड का ही पार्ट था। तीसरा देखो, तीसरा वाला प्रॉपर्टी क्या कहता है इसका, कुल मैंने बताया ना आपको 7 टू कुल ब्रांच लेके 9 या 10 पढ़ेंगे आप प्रॉपर्टी, बढ़िया से देख लो सारे बातें बन जाएंगी। तीसरा है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू सी एफ एक्स डी एक्स प्लस सी टू बी एफ एक्स डी एक्स। अब सी कहाँ से टपक पड़ा, बात आती है ना। अरे भाई इसी बीच में अगर मान लो ए और बी ऐसे है ना तो सी कहाँ पे है, बीच में, यानी कि सी बड़ा है ए से, छोटा है बी से, कंडीशन है उसका। हम यानी कि इसका मतलब क्या, हम लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। अगर लिखा है सीधे ए से बी तक जाने को लिखा है तो मैं ऐसे कर सकता हूं, पहले ए से सी तक जाऊंगा फिर सी से बी तक जाऊंगा, पहले ए से सी तक जाऊंगा फिर सी से बी तक जाऊंगा, ऐसा भी हो सकता है। अरे भाई एरिया अगर निकालोगे जब अगले वाले एक्सरसाइज में आप चैप्टर में इसके, तो क्या होगा जब इसका यूज पढ़ोगे तब, तो यहाँ पे मान लो ऐसे कुछ दूरी है तो अगर ए से बी तक पता है तो या तो ए से बी तक निकाल लो, अगर बीच में सी भी अगर पड़ जाता है तो ए से सी तक का समाकलन कर लो फिर सी से बी तक का कर ला के जोड़ देना, वही बात है। तो लिमिट ब्रेक हो सकती है। समझ में आ गया ना। सी कहाँ पे, ए और बी के बीच में, ध्यान देना थोड़ा सा। चौथा का ए क्या कहता है कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए टू बी एफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। कहता है कि चाहे ए टू बी लिखो चाहे ए टू बी और दोनों को जोड़ के इस वाले को घटा दो, दोनों मतलब कि अपर लोअर लिमिट को जोड़ के इसको घटा दो तब भी बात वही बनेगी। अब कहोगे सर जी इसका प्रूफ दो, प्रूफ मांगना आपका आपके तो कर्तव्य में है, तो चलो आपको मैं इसका प्रूफ देता हूं। इसको ला के इसको प्रूफ करने कोई दिक्कत नहीं है। देखो माना a प्लस बी माइनस एक्स बराबर टी, हो सकता है ना। तो दोनों पक्षों का x के सापेक्ष जब अवकलन करोगे तो माइनस डी एक्स बराबर क्या आ जाएगा, डी टी आ जाएगा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं, अब लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी। जब x बराबर a ले लोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, a से कट जाएगा b आ जाएगा, यानी कि नीचे की लिमिट b आ जाएगी। और जब x बराबर b ले लोगे तो t बराबर a आ जाएगा, यानी कि ऊपर की लिमिट a आ जाएगी। और यहाँ पे क्या हो गया, एफ टी, और dx जगह पे क्या हो जाएगा, माइनस का dt। ओके, तो श्योर है। अब हमने अभी पढ़ा है कि चाहे x रहे चाहे t रहे मान तो एक के होता है। अगर यहाँ पे माइनस है, ये माइनस बाहर आ जाएगा। अगर यहाँ पे माइनस है तो माइनस क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। चाहे लिमिट को चेंज कर को चिन्ह बदल दो, चाहे चिन्ह को बदल करके लिमिट चेंज कर दो, बात एक ही है। अरे भाई ये पीछे वाली प्रॉपर्टी देख के आए हो, ए से बी अगर कोई है एफ एक्स डी एक्स तो इसको हम लिख सकते हैं बी टू ए एफ एक्स डी एक्स, बट यहाँ पे माइनस, लिमिट चेंज करो तो माइनस लगाओ, और जब माइनस को हटाना है एक माइनस और जोड़ देंगे, लिमिट चेंज हो जाएगी। अरे भाई एक माइनस और जोड़ दो, चलो अब लिमिट क्या हो गई, चेंज हो गई। अब ए वाला माइनस ए वाला माइनस हो जाएगा प्लस, यानी क्या हो जाएगा, एक मिनट, हाँ माइनस लगा दिया तो लिमिट चेंज हो जाएगी ना। ए टू बी लिमिट चेंज हो गई है हमारी। अब देखो टी रहे चाहे एक्स रहे, वेरिएबल देखो वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करता है, वेरिएबल पे डेफिनेट इंटीग्रल का मान डिपेंड नहीं करता है। अभी पीछे आपने अभी देखा था
कि जो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स बता रहा था वही ए टू बी एफ टी डी टी बताएगा। तो कोई डिस्टर्बिंग है नहीं, यानी कि इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए माइनस माइनस प्लस ए टू बी एफ टी डी टी या फिर एफ एक्स डी एक्स। वही बात फिर पा गया कि नहीं पा गया, पा गया, सीधी सीधी बात है। तो फोर्थ वाला भी हो गया, प्रूफ भी हो गया, हमने दिखा दिया ना। चिन्ह का कमाल, पीछे की प्रॉपर्टी ऐसे आगे वाली प्रॉपर्टी भी यूज होती जाएगी। सारी पीछे वाली प्रॉपर्टी आगे वाली प्रॉपर्टी में क्या होती होगी, यूज होती जाएगी। ठीक है, इसको मिटाते आगे चलते हैं। तो ये देखो बच्चों, चौथे की बी वाली और पांचवी वाली प्रॉपर्टी, आपको बेहद ही समझ में सब कुछ आ रहा होगा। बहुत ही नॉर्मल कंडीशन चल रहा है, कुछ है नहीं प्रॉपर्टी को, लेकिन आपको याद तो करना पड़ेगा। अगर यही नहीं याद करते हो तो आपके पास इतना माइंड तो होना चाहिए कि आपको तुरंत काम पढ़ने पर वो याद हो जाए, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। तो मतलब कि उसका यही है, जब तक मैथ लगाओगे ना तब तक फिर सर पीटते रहो, कुछ आने वाला ना है। तो एक कह रहा है चौथे का बी वाला प्रॉपर्टी, 0 to a एफ एक्स डी एक्स जो बताएगा ना वही 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स बताएगा। अगर ये 0 to a है एफ एक्स डी एक्स तो 0 to a ही रहेगा, बट एफ ए माइनस एक्स डी एक्स हो सकता है, ऐसा प्रूफ कर लो। इनको पकड़ के इतना ला दो, फिर कहेंगे माना a माइनस एक्स बराबर टी, तो माइनस डी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा। लिमिट भी चेंज कर लो, जब x बराबर 0 तो t बराबर क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और जब x बराबर है तो t बराबर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। यानी कि इसको आगे बढ़ाओ, जब 0 है तो a है और जब a है तो 0 है। यहाँ पे एफ टी और यहाँ पे क्या लगा दो, माइनस डी टी। फिर माइनस को जब गुणा करोगे तो फिर लिमिट चेंज हो जाएगी, फिर वही आ जाएगा, और टी वेरिएबल पे तो डिपेंड नहीं करता है उसका मान, सबसे पहला वाला प्रॉपर्टी है। फिर यहाँ माइनस लगा दोगे, फिर प्रॉपर्टी मतलब ये लिमिट चेंज हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, फिर से हो। अब एफ टी डी टी चाहे एफ एक्स डी एक्स को, बात ये पहली वाली प्रॉपर्टी से। चलो पांचवी वाली प्रॉपर्टी देखो, पांचवी वाली कह रहा है यदि आपको ऐसा कोई मिल जाए 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, फिर इसका बराबर लिख सकते हैं क्या, 0 to a एफ एक्स डी एक्स। अरे ऐसे सोच लो ना, 0 से 2a, पहले 0 से a आया होगा फिर 2a आया होगा, तो 0 से a तक चले गए, तोड़ लिया, बट फिर 0 से a चले गए, लेकिन यहाँ पे 2a में से घटा दिया x को। प्रूफ करना है, चलो कर लेते हैं। फिर यही वाला पकड़ लो, इनको लेके चलो माना, ये तो समझ में आ रहा है, यहाँ से यहाँ गया, फिर ए वाला ना समझ में आ रहा है, तो ए हो जाएगा माना 2a माइनस एक्स बराबर टी हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डी एक्स बराबर डी टी। लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, जब x बराबर 0, जब x बराबर 0 तब t बराबर क्या आएगा, 2a आएगा, और जब x बराबर a आएगा तो t बराबर क्या आएगा, a आएगा। वही हाल है, यहाँ पे रख लो। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0 पर 2a, और यहाँ पे क्या a आया है, और यहाँ पे एफ टी माइनस डी टी। फिर माइनस का यहाँ लगा दोगे, अगर अपने आप से अगर माइनस का गुणा कर दो तो फिर लिमिट क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी, एफ टी डी टी हो जाएगी। आई बात समझ में? तो हम लोग अब क्या बोलेंगे कि अब इसका वाला माइनस और इसका वाला माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि प्लस a टू 2a एफ टी डी टी। वेरिएबल पे तो डिपेंड ही ना करती है, वेरिएबल पे डिपेंड ना करती है लिमिट की वैल्यू, और ये वाला उतार लो, जी टी से उतार लो, तो क्या हो जाएगा, ये 0 to a एफ एक्स डी एक्स। तो बड़े आराम से कह सकते हैं 0 to a एफ एक्स डी एक्स प्लस अब यहाँ पे क्या है, a टू 2a। वही बात, तो इसको पकड़ के लाया, वही तो बात हुई। फिर चाहे a लिखो चाहे, आखिर इसी से ना आया है, यह वाला आप कहाँ से लाए हो, यहीं से तो पकड़ के ले आए हो, तो चाहे a लिखो चाहे a लिखो। तो यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो 0 to a एफ। अब ये बताता है कि हाँ वास्तव में वही चीज़ पूरा कर रहे हो, एक बार 0 से a तक जा रहे हो, फिर a से 2a तक जा रहे हो, लेकिन ऐसे भी बतिया लिख सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ एक्स डी एक्स प्लस a टू 2a एफ। अब यहाँ पे बेटा आप जानते हो वेरिएबल पर डिपेंड नहीं करता है, तो उस बात को थोड़ा ध्यान रखना, क्वेश्चन में और सारी बातें क्लियरफाई होंगे। तो इसको मिटा के आगे देखते हैं क्या कहते हैं। तो ज़रा इनको समझिए, छठा नंबर जो है, सातवां वाला बहुत इंपॉर्टेंट। सातवां क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे मैं आपको इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन के बारे में बताने वाला हूँ। कब कब क्या मिलता है तो इवन फंक्शन बनता है, क्या बनता है तो ऑड बनता है, तो दैट टाइम दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट। यहाँ पे देखो छठा वाला कर रहा है 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू, ये दो मान देता है,
यह कहता है 0 to 2a fx dx बराबर, यह भी हो सकता है 0 to a fx dx, अगर कंडीशन है f 2a माइनस एक्स बराबर fx आ जाए। यदि 2a में से मैं x को घटा दूं तो फिर वही फंक्शन पा जाऊं, यही फंक्शन मैं पा जाऊं। अब इसका एग्जाम्पल बेटा आपको मैं रियलाइज कराऊंगा एक्सरसाइज में, ठीक है ना। तो बस अभी देखो कि यदि 2a में से x को मैं घटा दूं तो फिर वही फंक्शन अगर मैं पा जाता हूं तो क्या हो जाएगा, यह लिख सकते हो 0 to a बाहर 2 fx dx, fx dx एज इट इज रहेगा और 2 यहाँ पे निकल जाएगा, यहाँ पे केवल a बचेगा। इसी को ऐसे भी तर्क करा जाता है, अगर यहाँ पे 0 to a रहे fx dx, वास्तव में 2a यहाँ पे था तो यहाँ पे क्या हुआ, उसका आधा हुआ है, 2a का a हो गया है। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 यहीं पर रह जाएगा, यहाँ पे a/2 इसका आधा कर देंगे और क्या, और यहाँ पे 0 ही रहेगा। इसको ऐसे भी लिख सकते हो, वही वाला यह वाला कंडीशन यहाँ ला दो और 0 ही होगा, यह वाला कंडीशन यहाँ ला दो। और 0 कब होगा, जब 2a में से मैं x को घटाऊं तो यही फंक्शन पाऊं बट ऋण चिन्ह के साथ पाऊं, तो यह 0 हो जाएगा। समझ में आया मैंने क्या बोला, यह बताएगा कि जब 2a में से x को घटाऊं तो फिर वही फंक्शन अगर पा जाएं तो हम बोलेंगे 0 to a fx dx लिख लो, और अगर वही फंक्शन पाओ बट ऋण चिन्ह के साथ पाओ तो दैट टाइम दैट वैल्यू 0 होगी। ओके, ऐसे भी हो सकता है, समझ गया ना। आधा है, इसका आधा 2 यहाँ लग जाएगा, यहाँ पे आधा करोगे तो यहाँ पे 2 गुना करना पड़ेगा पूरे का। तो समझ में आपको आ गया होगा। 7वां वेरी इंपॉर्टेंट, वहाँ पे भी आपके पास कई सारे मतलब कि तरीके मिलेंगे बट वो इंपॉर्टेंट है, बहुत बढ़िया से देखना उसको मिटाते हैं। तो ये देखो बड़ा इंपॉर्टेंट है, 7वां और लास्ट, इसके भी 2 केस बन रहे हैं। कह रहा है अगर -a to a आपकी लिमिट है तो दैट टाइम आप क्या लिख सकते हो, fx इज इक्वल टू 0 to a fx dx इफ, यहां समझने लायक है, इफ fx इज एन इवन फंक्शन, अगर fx एक इवन फंक्शन हुआ तभी यह चीज लिख लो, इनको हटा के इसको लिख सकते हो। अगर fx एक ऑड फंक्शन हुआ तो मजा है, 0 कर लेंगे। अब लेकिन सर अभी मजा नहीं आ रहा है क्योंकि इवन ऑड हमको समझ में नहीं आ रहा है। तो इवन फंक्शन क्या होता है आपको यही जानना है ना, और ऑड फंक्शन क्या होता है आपको यही जानना है। देखो इवन क्या होता है, अगर fx बराबर कुछ भी हो, अगर मैंने बोला fx बराबर कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे मान लो x² ही है, एक फंक्शन है बेटा, ये आपका एक फंक्शन तो है ये fx²। तो अगर मैं यहाँ पे -x रख दूं, x की जगह पे मैं -x रख दूं, यहाँ पे मैंने x की जगह पे क्या रख दिया, -x रख दिया, तो यहाँ भी रखना पड़ेगा -x²। तो देखा कि f -x भी x² के बराबर आ रहा है, तो f बराबर x² एक इवन फंक्शन तभी कहलाएगा जब x की जगह पे मैं -x रख दूं तब भी इसका मान ना बदले। इसका मान कहाँ बदला, x² था, x² तो आया, क्या दिक्कत है, कोई परेशानी ही ना है। तो इसको हम बोलेंगे इवन फंक्शन। इवन फंक्शन क्या होता है, अगर fx बराबर x² एक फंक्शन है तो मैं अगर x की जगह पे -x रख दूं तब भी फंक्शन की वैल्यू ना चेंज हो, तो दैट इज कॉल्ड इवन फंक्शन। यहाँ पे कोई भी हो सकता है, यहाँ पे x पे 4 भी एक इवन फंक्शन होगा, x पे 6 भी एक इवन फंक्शन होगा, यानी कि x² तो है ही, जितने भी पावर सम वाले आएंगे सब एक इवन फंक्शन निकाल आएंगे। x पे 4 भी हो जाएगा, x पे 6 भी हो जाएगा, x पे 8 हो जाएगा, x पे 10, x पे 12, जितने भी इवन पावर वाले हैं सभी क्या कहलाएंगे, सभी इवन फंक्शन कहलाएंगे। अब तो आड क्या, अभी अच्छा एक बात और, यहाँ पे अगर मान लो fx बराबर क्या हो जाए, cos x हो जाए, तो f -x बराबर cos -x, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos x ही हो जाएगा। तो बताओ यह क्या चेंज हुआ, f बराबर ही cos x था, f -x भी cos x था, तो हम बोलेंगे cos नहीं चेंज हुआ ना, ये तो होता ही होता है, cos -x बराबर cos x ही होता है, तो यह चेंज नहीं हुआ। तो चेंज नहीं हुआ तो यह भी cos वाला भी क्या होता है, जो cos के फंक्शन होते हैं वह भी इवन फंक्शन होते हैं, जो भी cos के फंक्शन होते हैं ना वह भी क्या होते हैं, इवन फंक्शन होते हैं। तो ऑड क्या होगा, ऑड वाला,
आड वाला अगर एफ एक्स बराबर एक्स है तो यहाँ पे मैं माइनस एक्स रख दूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा माइनस एक्स। देखो फंक्शन चेंज हो गया, माइनस रखने पर ये माइनस में आने लगा और यहाँ पे माइनस रखने के बावजूद भी वही फंक्शन है, लेकिन यहाँ पे माइनस रखने के बाद ये फंक्शन क्या हो गया, फंक्शन की वैल्यू चेंज हो गई, तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। यहाँ पे अब कुछ भी घात लगा दो, एफ माइनस एक्स, अगर यहाँ पे 3 रहेगा ना तब ये एक्स पे माइनस 3 ही आएगा। तो जितने भी ऑड पावर वाले जो फंक्शन होते हैं ना, ऑड पावर की जो फंक्शन होते हैं वो ऑड फंक्शन कहलाते हैं। ऑड पावर यानी विषम घात वाले, ऐसे जो भी मिलेंगे कि मतलब माइनस एक्स की जगह पे माइनस एक्स रख दिया जाए तो अपना मतलब कि सब चेंज कर ले, प्लस से माइनस कर ले, तो दैट इज कॉल्ड ऑड फंक्शन। यहाँ पे एक बात और है कि एफ एक्स बराबर अगर साइन एक्स रहे तो दैट टाइम एफ माइनस एक्स बराबर माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो साइन एक्स क्या कहलाएगा, एक ऑड फंक्शन कहलाएगा, और कॉस एक्स क्या कहलाएगा, एक इवन फंक्शन कहलाएगा। समझ गया ना। तो इवन और ऑड फंक्शन आपको बेहतरीन ढंग से समझ में आ गया, कोई दिक्कत ना है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इवन मल्टीप्लाई बाई ऑड, यानी कि एक्स स्क्वायर इवन है, ऑड मतलब साइन है, इनका मल्टीप्लाई हमेशा ऑड ही आता है। अगर इवन फंक्शन का ऑड फंक्शन में मल्टीप्लाई किया जाए तो जो रिजल्टेंट आएगा तो यह कौन सा फंक्शन कहलाएगा, यह ऑड फंक्शन है, क्योंकि इवन ऑड का मल्टीप्लाई हुआ है। चलो अगर ऑड ऑड की देखो, एक्स साइन एक्स, यह अभी ऑड है, यह अभी ऑड है। अगर ऑड ऑड का मल्टीप्लाई करा जाए तो जो आएगा वह अभी ऑड, जो आएगा वह एक इवन फंक्शन होगा, जो आएगा वह क्या होगा, यानी कि यह एक इवन फंक्शन है। कोई कहता है एक्स साइन एक्स कौन सा फंक्शन है, तो सोचो यह अभी ऑड है, यह अभी ऑड है, दैट टाइम दोनों ऑड है, तो इसका जो मल्टीप्लीकेशन यानी कि रिजल्टेंट होगा यह इवन फंक्शन होगा। तो क्या मैंने बताया आपको, इवन ऑड ऑड होता है और ऑड ऑड इवन होता है, इवन 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 होता है, ऑड इवन इवन, ऑड इवन ऑड होता है, इवन इवन इवन, ऑड ऑड इवन, इवन ऑड ऑड, ऑड इवन ऑड। ओके, तो ये प्रॉपर्टी सारी अपनी खत्म होती है। हम चलेंगे 1-2 सवाल लगाएंगे, फिर अगला वीडियो जो भी होगा सवालों पे पूरा बेस्ड होगा। तो उम्मीद करते हैं कि सारे आप प्रॉपर्टी अच्छे समझ चुके हो, कोई दिक्कत आपको ना है, सब मजा आ गया, सब ये अच्छा समझ में आ गया। तो समझ में आ गया तो अच्छी बात है, अब इसको मिटा देते हैं, सवाल लगाते हैं। तो ये खूबसूरत सा सवाल आपके सामने पेश करते हुए मैंने ना लिखा है कि आपकी बुक का क्वेश्चन है। प्रॉपर्टी अगर आपको लर्न है तो कहोगे सर मजा आ गया, सही बता रहे हैं सर जी, मजा आ गया। चलो मान लिया यहां पे क्या हो गया, सॉल्यूशन यह है 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx। अब लिमिट पता है तो हम अब क्या लगाएंगे, डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी तो लगा ही सकते हैं, कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं है। इसको आई मान लिया जाए, आई बराबर 0 to π/2 cos स्क्वायर एक्स dx, समीकरण नंबर 1। अच्छा हमको एक प्रॉपर्टी तुरंत ही याद आ गई कि जीरो, यहाँ पे cos स्क्वायर एक्स इसका काम कर रहा है या एफ एक्स का काम कर रहा है और कुछ नहीं। 0 to a एफ एक्स dx बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, 0 to a एफ ए माइनस एक्स dx। ये हमने प्रूफ भी किया है, तो वही तो हाल है पूरा का पूरा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सो i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर, ऐसे ही रहेगा, एफ का काम करेगा, और एक्स की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, a माइनस एक्स, यानी कि π/2 माइनस एक्स dx। अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, i इज इक्वल टू 0 to π/2 cos स्क्वायर 90 माइनस एक्स, यानी कि बेटा हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर एक्स dx। समीकरण नंबर क्या हो गया, 2 हो गया। 1 और 2 को ऐड कर लेते हैं, हम कहेंगे दोनों को लिमिट तो सेम ही, ऐड कर लोगे, i 2i हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 to π/2 और ये cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे dx हो जाएगा। चलिए इसका मान 1 होता है, सबको पता है, बच्चा बच्चा जानता है गली का, यह हो जाएगा 1 dx। इसका 1 का क्या होता है समाकलन, तो कहोगे सर x होता है 0 to π/2, मान तो रखने आता ही है, तो 2i बराबर क्या हो जाएगा, π/2 माइनस 0, तो π/2 ही आएगा। अब i बराबर जब करोगे ना बढ़िया से तो π कितना आएगा, 4। देखा प्रॉपर्टी आ गई, तो फिर इसको लगाने में दिक्कत थोड़ी है, i का मान π/4 आएगा। वैसे भी निकाल सकते हो, लंबा चौड़ा करना पड़ेगा, एग्जाम टाइम में ना आए तो टाइम आपके पास रहे तो लंबा चौड़ा करके निकाल लो, चेक कर लो हाँ सही है कि नहीं सही है। लंबा चौड़ा गलती नहीं करोगे ना, अगर प्रॉपर्टी ना याद है तब भाई तभी की बात कर रहा हूँ। तो ये पहला वाला लगता है, दूसरा लगाते हैं हम लोग। तो ये है आपका सेकेंड नंबर क्वेश्चन बच्चों, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन भी कह सकते हो आप।
बहुत ही आसान। पहले हम इसको आई मानेंगे, आई बराबर, तो समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। आई को मान करके समीकरण नंबर 1 मान लेना है। और हमने फिर वही प्रॉपर्टी पढ़ी है, चूंकि 0 to a एफ एक्स डी एक्स बराबर 0 to a एफ ए माइनस एक्स डी एक्स। पीछे पढ़ के आओ, प्रूफ भी करके आओ। तो यहाँ पे एफ साइन है और एक्स एक्स ही है, यहाँ पे एफ साइन है, एफ कॉस है, तो पूरा चेंज हो जाएगा। बस यही सभी तो आपको यूज करना सीखना है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं साइन, यही है ना, a माइनस एक्स, इसमें a माइनस एक्स यानी कि π/2 माइनस एक्स बटे, यहाँ भी क्या हो सकता है, साइन π/2 माइनस एक्स, और यहाँ भी क्या, cos π/2 माइनस एक्स डी एक्स। अब यहाँ पे हो जाएगा i इज इक्वल टू 0 to π/2, साइन π/2 यानी कि साइन 90 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा, रूट में cos x अपान, ये प्लस है, यहाँ पे साइन, यहाँ भी क्या हो जाएगा, cos x प्लस अभी क्या हो जाएगा आपका, रूट में साइन x dx। समीकरण नंबर क्या हो गया बच्चों आपका, 2 हो गया। अब एक और 2 को जोड़ लो, दिख रहा है अभी क्या आ जाएगा, तो आप कहोगे 1 धन 2 से। ये सब सवाल जब तक आप अभ्यास नहीं करोगे ना, और मैं आपसे एक बात और कह देता हूँ कि आप एग्जाम्पल जितने भी हैं सब लगा डालो आप, तो ये हो जाएगा 2i i 2i, और देखो लिमिट तो सेम है तो लिमिट तो वही रह जाएगा, लिमिट से न तो बन जोड़ पाओगे, उसी तो कहाँ जोड़ पाओगे। तो ये हो जाएगा cos प्लस साइन, या भी साइन पे दोनों पर बात एक ही है, हर समान अंश क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी कि रूट में साइन एक्स प्लस रूट में cos x होल का अपान रूट में साइन एक्स प्लस रूट में cos x, दिख रहा है कुछ, ये कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 2i बराबर 0 to π/2, ये आ जाएगा 1 dx। पीछे वाला ये सवाल है, i का मान क्या हो जाएगा, π/4। यहाँ पे से मैंने पहला वाले में बताया है, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 खत्म होता है। इसी के साथ ये वीडियो भी खत्म करते हैं, लंबा वीडियो नहीं। अब सेकंड के बाद के क्वेश्चन अगले वाले वीडियो में बनेंगे, तब तक के लिए आप पढ़ते रहो, आता है आगे क्वेश्चन लगाते रहो, फिर ना आज तब देखो और आप हंसते भी रहो। ऑल द बेस्ट।